स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति का आणविक आधार। हमारा अध्याय चल रहा है, लेक्चर नंबर है बेटा जी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डीएनए की प्रतिकृति के बारे में, है ना। तो हम डीएनए की प्रतिकृति पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था ये डीएनए की प्रतिकृति जो होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अर्धसंरक्षी। अर्धसंरक्षी का मीनिंग समझ में आ गया था। अब उस अर्धसंरक्षी का प्रमाण किसने दिया था ये मैं आपको बता रहा था, मिसेल्सन और स्टाल ने 1958 में। बस उनका वो एक्सपेरिमेंट मुझे समझाना है, एक क्वेश्चन आपको देना है, लास्ट में क्विज आएगा, ये हम देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं बेटा जी। बात कर रहे हैं किसकी प्रभु, हमारे डीएनए की, दूरदर्शन की नहीं, किसकी, डीएनए की, ये घूमते हुए डीएनए की। और ये डीएनए जो प्रतिकृति करने वाला है। भैया प्रतिकृति बताया था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 512, 1024, 2096, 4192। इस तरीके से क्या हो रहा है, डबल 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 क्या होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है ना। यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, प्रतिकृति, है ना। थोड़ा धीमी गति से दिखाऊं, धीमी गति से, आओ धीमी गति से भी दिखा देता हूं। आओ ये देखो, ये डीएनए की 2 रज्जू खोल रहे हो, खुलती जा रही है और नई रज्जू यहां पर बनती जाएगी। ये नया नया और नया नया, ये नई रज्जू बन रही है, ये नई रज्जू बन रही है। समझ में आया। अब ये जो रज्जू जो बनी है, ये वाली और ये वाली, ये है नई, जबकि जिस पर बनाई जा रही है वो क्या कहलाएंगी, टेम्पलेट। तो जो नया डीएनए बनेगा बाबू, उस नए डीएनए में ध्यान से सुनना, वो जो नया डीएनए बनेगा उस नए डीएनए में एक रज्जू तो किसकी है, पुरानी, और एक रज्जू क्या है, नई। यही प्रक्रिया क्या कहला रही थी, डीएनए का जो प्रतिकृति है वो कैसी है, अर्धसंरक्षी है। अब भैया इसका प्रमाण किसने दिया था, मिसेल्सन और स्टॉल ने दिया था। किसने दिया था, मिसेल्सन और स्टॉल ने दिया था इसका प्रमाण, किसका, डीएनए की प्रतिकृति का, है ना। अब ये जो प्रमाण जो था इसमें उन्होंने क्या किया था, किसने, हम प्रयोग देख रहे थे किसका, मिसेल्सन, प्रतिकृति का जो अर्धसंरक्षी है ना, अर्धसंरक्षी है, इसका हमें देखना था क्या, प्रमाण किसने दिया, मिसेल्सन और स्टॉल ने। ठीक है, तो मिसेल्सन और स्टॉल ने ये जो प्रमाण दिया था किस पर कार्य किया था, ये भी मैंने आपको बताया था, ई कोलाई। ई कोलाई कौन है, जीवाणु है, उस पर कार्य किया था। ठीक है, और क्या यूज में ली थी इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया था। एक नाइट्रोजन सामान्य कौन सी, N14, और एक भारी होती है N15, 2 तरह की नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन जो थी ये किसमें थी, अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, तो 2 प्रकार का अमोनियम क्लोराइड, एक सामान्य अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन सामान्य कौन सी बेटा जी, 14, और एक भारी अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन है 15। इतनी सी बात समझानी थी आपको। आई होप यहां तक की चीज तो याद है, आपको समझ में आ गई कि भैया मिसेल्सन और स्टॉल ई कोलाई पर कार्य करने वाले हैं, 2 प्रकार की नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो नाइट्रोजन जो अमोनियम क्लोराइड में मिलेगी, 2 प्रकार के अमोनियम क्लोराइड लिए, एक सामान्य और एक भारी। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं इन्होंने किया क्या था। आपको याद आ रहा है कल मैंने एक अपकेंद्रण तकनीक कुछ बताई थी, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या करते हैं, भार के आधार पर अलग अलग कर देते हैं। याद आ रहा है, वो तो नहीं भूले ना। चल अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने किया क्या था, इस प्रतिकृति के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में इन्होंने किया क्या था। देखिए यहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, चलो इसको समझाना ही तो है ना। आइए समझते हैं, ये हमारी बुक में दे रखा है, इसको पहले मैं समझा देता हूं, फिर देखिएगा मैं ये बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिएगा। मिसेल्सन और स्टॉल ने किया क्या, सबसे पहले उन्होंने एक जार लिया, उसके अंदर पोषणीय पदार्थ डाल दिया।
जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पोषणीय माध्यम। ठीक है, चलो जी, एक पोषणीय माध्यम है जिसके अंदर पोषण भरा पड़ा है और इसमें ले लिए जीवाणु। कौन सा भैया, ई कोलाई। कौन सा, ई कोलाई। ठीक है सर, समझ में आ गया। और इस पोषणीय माध्यम में डाल दी अमोनियम क्लोराइड। कौन सी, 15। ठीक है, भर भर के डाल दी है अमोनियम क्लोराइड। कौन सी, 15। ठीक है, अब जरा सोचिए, हर जीव को, आपको, मुझे, हम सभी को नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये भी तो जीव है, इनको भी नाइट्रोजन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन कहां से प्राप्त कर रहे हैं, ई कोलाई। सर, माध्यम में डाल रखा अमोनियम क्लोराइड, यहां से प्राप्त करेंगे नाइट्रोजन। यानी इनके अंदर क्या जा रही है, इनके अंदर जा रही है नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन 15। 15 15 नाइट्रोजन 15। ठीक है, ये थी सिंपल सी बात, समझ में आ गया। अब समझने वाली बात जो है उसको गौर से सुनिएगा। अब भर चुकी है, इस ई कोलाई के अंदर भर चुकी है क्या, नाइट्रोजन 50। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अंदर ही अंदर जो नए 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 बहुत सारे डीएनए अंदर, हर एक ई कोलाई के अंदर जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। 3 भाग थे न्यूक्लियोटाइड के, कौन, फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, था ना। अब आप सोच समझकर मुझे बताएं बेटा जी, यहां पर इस ई कोलाई के अंदर अगर नाइट्रोजन 15 चली गई, तो इस ई कोलाई के अंदर जब नाइट्रोजन 15 चली गई है, ये ई कोलाई अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पोषण मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पोषण मिलता जा रहा है, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अब इन ई कोलाई के अंदर क्या है, नाइट्रोजन 15 ही तो है। सबके अंदर क्या है, नाइट्रोजन 15। हमने क्या किया, मिशेल्सन स्टॉल ने क्या किया, यहां से डीएनए निकाला, परख नली में डाला, यहां से डीएनए निकाला, इन ई कोलाई के अंदर से डीएनए निकाला, परख नली में डाला और पाया अपकेंद्रण करके कि भैया यहां पर निशान उनको मिला जहां पर नाइट्रोजन 15 मिल रही है। यानी कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो बहुत सिंपल सी कि ये जितनी भी ई कोलाई जिनको इस माध्यम में रखा गया है, इन सभी ई कोलाई के डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है, जिस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन क्षार हैं, ऐसी क्षार जिनमें नाइट्रोजन होगी, सब के अंदर भर चुका है। कौन, नाइट्रोजन 15 15 15 15 15 15 15। यानी और सिंपल भाषा में बोलूं, हमने माध्यम में ये डाल दिया अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन 15 थी। ई कोलाई जब यहां पर डाले तो ई कोलाई पोषणीय माध्यम से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, नाइट्रोजन इनके अंदर जा रही है, कौन सी, 15। अब इनके अंदर जो डीएनए होंगे, उन डीएनए में क्या भर जाएगा, वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार में कौन है, नाइट्रोजन है ना। कौन सी होगी, बाहर से आ रही है, उसका उपयोग किया जाएगा। नहीं, नाइट्रोजन जो आ रही है 15 आ रही है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो भैया यहाँ पर जो डीएनए होगा उसमें क्या होगी, उसके नाइट्रोजन क्षार कौन सी होंगी, 15 होंगी ना। कौन सी होंगी, 15 होंगी। उसमें नाइट्रोजन कौन सी मिल रही है, 15 मिल रही है, क्योंकि डाली हमने 15 है। चलो ठीक है सर, कुल मिलाकर हमारे पास अब ऐसे ई कोलाई तैयार हो चुके हैं, ऐसे ई कोलाई तैयार हो चुके हैं जिसकी दोनों रज्जू में नाइट्रोजन 15 है, दोनों रज्जू में नाइट्रोजन 15 है। सर हमारे पास ऐसी तैयार हो चुकी हैं, कौन, ई कोलाई। बाबू यहां तक की बात समझ में आई कि ये भी उड़ गई है दिमाग के ऊपर से। इतनी सी बात क्लियर है, डनाडन डन। चलें आगे, एक बार और रिवाइज कराऊं, फिर से पढ़ाऊं, वापस से सुनो। हो सकता है कईयों के ऊपर से निकली हो, कईयों का दिमाग बहुत धीमे चलता है ना। चलो ध्यान से सुनो। माध्यम जिसमें पोषण भरा पड़ा है, ठीक है, हमने ई कोलाई डाली कुछ, और बाहर इस माध्यम में अमोनियम क्लोराइड भी डाल दिया जिसमें नाइट्रोजन थी। अब नाइट्रोजन थी तो उस नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे ई कोलाई, क्या बनाने में भैया, डीएनए बनाने में। ठीक है,
न्यूक्लियोटाइड बनाने में, डीएनए बनाने में, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन होती है डीएनए में, है ना। तो अंदर ही अंदर नाइट्रोजन अगर 15 जाती जाएगी, नए नए ई कोलाई बनते जाएंगे 15 नाइट्रोजन सबके अंदर जाती जा रही है। तो ऐसे ई कोलाई के अंदर से जब डीएनए निकाला गया, उसका अपकेंद्रण किया गया, तो पता लगा अपकेंद्रण से कि सारा का सारा डीएनए जो है इनके अंदर, इन ई कोलाई के अंदर, उस सभी डीएनए के अंदर क्या मिल रही है? नाइट्रोजन 15 मिल रही है, बस। यानी डीएनए के दोनों रज्जू में मिल रही थी नाइट्रोजन 15। पहला स्टेप, चलो सर ये समझ में आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या किया, ध्यान से सुनो। दूसरे स्टेप में इन्होंने यही का जो ई कोलाई जो था, जिसको आपने कौन से माध्यम में उगाया था? एक ऐसा माध्यम जिसमें क्या मिल रहा था? अमोनियम क्लोराइड। कौन सा? जिसमें नाइट्रोजन थी 15। अब इस ई कोलाई जिसके दोनों रज्जू में नाइट्रोजन 15 थी, इस ई कोलाई को निकालकर दूसरे चरण में ऐसा ई कोलाई, ध्यान से सुनना, जिसके दोनों रज्जू में 15 है। इस तरीके से समझा देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा ई कोलाई जिसके डीएनए के दोनों रज्जू में 15 है, क्या? नाइट्रोजन। ठीक है। अब हमने इस ई कोलाई को एक और माध्यम में डाला। अब इस माध्यम में जब हमने डाला ना प्रभु, ध्यान से सुनना, इस माध्यम में हमने जो अमोनियम क्लोराइड डाल रखा था, उस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है ना, वो है 14। कौन सी नाइट्रोजन है? 14 है, 14। और हमने यहां पर जो ई कोलाई डाला है वो ये वाला था, ये वाला ई कोलाई, जिसके अंदर भर चुकी है नाइट्रोजन 15, क्योंकि ऐसे ई कोलाई को हमने वृद्धि कराई किस पे? ऐसे माध्यम है जिसमें भर दिया था हमने नाइट्रोजन 15। तो सभी ई कोलाई के अंदर बढ़ता गया, क्या बढ़ता गया? नाइट्रोजन 15 भर गया। ठीक है। अब हमने ऐसे ई कोलाई जिसके दोनों रज्जुओं में नाइट्रोजन 15 था, हमने ऐसे ई कोलाई को यहां से लिया और यहां डाल दिया। अब कौन से माध्यम में डाला? जहां पर नाइट्रोजन 14 थी। ठीक है। अब ये जो ई कोलाई जो था, जिसमें 15 थी, है ना, हमने देखा कितने मिनट बाद? 20 मिनट बाद। कितने मिनट बाद देखा बेटा जी? 20 मिनट बाद। हमने इसको मतलब जैसे ही डाला, यहां पर डाला, उसके 20 मिनट बाद हमने निकाला। किसको निकाला? हमने इस ई कोलाई को निकाल लिया। यहां तक की बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 20 मिनट बाद हमने इसको निकाला। अब जरा सोचिए 20 मिनट बाद क्या हुआ, दिमाग लगाओ। अब देखिए बेटा, उन्होंने 20 मिनट बाद क्या पाया, ध्यान से सुनिए। इसको 20 मिनट के बाद निकालने के बाद, किसको? इस ई कोलाई को, जिसको उन्होंने इस माध्यम में डाला था ना, माध्यम में डाला, डालने के 20 मिनट बाद निकाल लिया। चलो, निकालने के बाद उनको क्या मिला, ध्यान से देखिएगा। 20 मिनट के बाद उन्होंने इस ई कोलाई के अंदर से निकाला डीएनए। क्या बोला हमने? 20 मिनट के बाद उन्होंने इस ई कोलाई के अंदर से निकाला क्या? डीएनए। और उस डीएनए को जब उन्होंने टेस्ट ट्यूब में यानी परख नली में डाला ना, 20 मिनट के बाद परख नली में जब डाला तो उनको 2 रेखाएं दिखाई दी। एक दिखी किसकी? भारी नाइट्रोजन 15 तो दिखी ही दिखी, जो आप कहेंगे सर 15 तो था ही था, लेकिन बाबू अब ना नाइट्रोजन 14 की भी दिख गई। उड़ी बाबा, ये क्या हुआ सर? हमने तो यहां पर देखा था क्या कि जो ई कोलाई है उसके अंदर जब नाइट्रोजन 15 चली गई तो दोनों रज्जुओं में 15 मिल रही थी, दोनों रज्जुओं में 15 मिल रही थी। मिशेल्सन स्टॉल ने इन्हीं ई कोलाई को निकालकर जब एक दूसरे पोषणीय माध्यम में डाला, जिसमें अब अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कौन सी थी? 14। तो उन्होंने पाया 20 मिनट के बाद उन्होंने निकाला, यानी 20 मिनट में क्या हो गया? प्रतिकृति हो गई।
20 मिनट में क्या हो गई? प्रतिकृति हो गई। अब सब 20 मिनट में निकालने के बाद, अपकेंद्रण कराने के बाद दो प्रकार से डीएनए मिले। एक वो जिनमें भारी नाइट्रोजन होगी, एक वो जिनमें हल्की नाइट्रोजन होगी। समझ में आया? अब इससे क्या पता लग रहा है? इससे क्या पता लग रहा है? आइए समझाते हैं। ये फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट था, बस इतना सही था। अब इससे क्या पता लगता है समझते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। मान लो ये डीएनए है बेटा, और इस डीएनए को मैं एक काम करता हूं, दूसरे रंग से बनाता हूं। कलर हम ले लेते हैं लाल। चलो जी, ये हमारा डीएनए, ठीक है। ये वो ई कोलाई जिसमें दोनों रज्जू जो थी 15-15 थी। अब दोनों रज्जू में 15-15 था, तो यहां पर ये जो डीएनए जब इसका अपकेंद्रण किया तो इसमें नाइट्रोजन कौन सी मिली? 15 मिली। ठीक, थी 15 दोनों में, तो 15 मिली। चलो जी, ठीक है सर, 15-15 थी। ठीक है। अब इस ऐसा डीएनए जिस ई कोलाई में था, हमने उसको डाला इस माध्यम में जहां पर नाइट्रोजन 14 है। अब बेटा ये नाइट्रोजन अंदर जाएगी, क्योंकि कोशिका उसको पोषण चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए। उसने बाहर से ली, अंदर कौन गई? नाइट्रोजन 14 गई। चलो, अब 14 का उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। क्या बनाने के लिए? नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार बनेंगे, और वो नाइट्रोजन क्षार नए रज्जू के लिए उपयोग में आएंगे। अब क्या हुआ यहां पर? जब हम बोलेंगे कि जब प्रतिकृति हुई तो ये दोनों रज्जू हो गई अलग। इसमें भी 15, इसमें भी 15। ठीक है। चलो, अब जब दोनों पर नए खंड बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जब दोनों पर, ध्यान से देखिएगा, दोनों पर जब नए खंड बनेंगे, ये नया खंड बनेगा, ये नया खंड बनेगा, है जी, बनेगा। तो वो जो नई रज्जू बनेगी, वो नई रज्जू के लिए बाहर से क्या आ रहा था? नाइट्रोजन 14 आ रहा था। तो अब नई रज्जू में क्या होगा? नाइट्रोजन 14। इसमें भी नई रज्जू में क्या होगा? नाइट्रोजन 14 होगा। अब जरा सोचिए, ऐसे डीएनए को जब आप अपकेंद्रण करोगे तो दो प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी। एक वो जिनमें वो रज्जु जिसमें नाइट्रोजन 15 है, तो वो मिलेगी, और एक वो जिसमें नाइट्रोजन 14 है। इससे क्या पता लग रहा है कि डीएनए की प्रतिकृति कैसी है? अर्ध संरक्षी है। कि नाइट्रोजन 14 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बाहर तो नाइट्रोजन 14 था, तो उस हिसाब से जब प्रतिकृति हो जानी चाहिए थी तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 14 होना चाहिए था, 15 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर से क्या मिल रहा है? 14 मिल रहा है, तो उस हिसाब से 14 होना चाहिए था, लेकिन 15 भी मिल रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं 15 जो पहले से था वो भी है और नया भी है। यानी कहीं ना कहीं जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक रज्जू में पुराने डीएनए नाइट्रोजन 15 मिल रही है, और नया जो रज्जू है उसमें नाइट्रोजन 14 मिल रही है, जो बाहर से नाइट्रोजन 14 लिया जा रहा था। तो जरा सोचिए, क्या अर्ध संरक्षण हो रहा है? क्या एक भाग, दो भागों में से एक भाग पुराने वाले का आ रहा है और एक भाग नया बन रहा है? यही प्रक्रिया क्या कहला रही है? अर्ध संरक्षण मेरे भाई। यही था एक्सपेरिमेंट, बस यही तो समझाना था। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनना। ये कार्य हुआ है कितने? 20 मिनट में। 20 मिनट में एक डीएनए से मान लो हमने 2 डीएनए बना दिए। ठीक है। अब आपसे मैं अभी प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब क्या होएगा? अब ये 2 डीएनए बन गए, ये 2 डीएनए बन गए। किसके अंदर? ये जो अंदर ई कोलाई है इसके अंदर बन गए हैं। आइए समझा देता हूं, दिखाता हूं। देखिए एक बार, देखिएगा बेटा। देखिए कौन सा मिल रहा था बेटा? पहले तो हम लाल वाला दिखाते हैं यहां पर, 15-15 ऐसे लिख देता हूं, 15-15। ठीक है। क्या मिल रहा था अंदर? 15-15। ठीक है। फिर साहब ये दोनों अलग हो गए, दोनों अलग हो गए। फिर एक डीएनए से कितने बन गए बेटा जी आपके? 2 बन गए। कितने बन गए सर? 2 बन गए।
15 इसमें और इसके साथ 14। ठीक है, अब खुद जरा सोचिए, इसको जब हमने बाहर निकाल कर पाया तो नाइट्रोजन 14 भी मिल रही है और नाइट्रोजन 15 भी मिल रही है। ठीक है, कितनी देर में हुआ ये काम? 20 मिनट में। यानी 20 मिनट में एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं, प्रतिकृति हो गई है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कार्य हुआ एक डीएनए से 2 डीएनए बनने का, प्रतिकृति करने का, जो अर्ध संरक्षित थी, 20 मिनट में हुआ। अब आप मुझे बताएं, अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में, यानी ओवरऑल अगर देखूं तो 40 मिनट बोल दूं भाई। पहले 20 मिनट में 1 से 2 बने हैं, तो अगले 20 मिनट में क्या होएगा? 2 से कितने बनेंगे? 4। नहीं, समझ में आया? समझ में आया? पहले 20 मिनट में भैया 20 मिनट लग रहे थे एक डीएनए को 1 से 2 बनाने के लिए। अब यहां पर ऑलरेडी डीएनए कितने? 2 हैं, तो इसको और इसको, दोनों को 20 मिनट में इससे क्या बनेंगे? 2, इससे भी क्या बनेंगे? 2। तो टोटल कितने बन जाएंगे अगले 20 मिनट में? कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? जरा सोचिए। 4 बनेंगे, 4 डीएनए बनेंगे, है ना भाई? कितने बनेंगे? 4 डीएनए बनेंगे। अब जरा सोचिए, क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता 1 से 4 40 मिनट में बन रहा है? सोचिए, ये सिंपल मैथ की गणना है, सिंपल। 1 से 2 बनने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो 1 से 4 बनने में कितने लगेंगे? 40 मिनट, दुगना। सिंपल। चलें आगे, चलें। अब ये जो 4 डीएनए होंगे, इनमें नाइट्रोजन 14, 15 कैसे मिलेगी? आइए समझाता हूं, पहले समझना, देखिएगा। ये जो 4 होंगे बेटा, ये डीएनए जो 20 मिनट बाद बन रहे हैं, कैसे कैसे होंगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये ऊपर से मामला निकल जाएगा, पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, अब मुझे ना इन दोनों से बनवाने हैं नए डीएनए, है ना? अब जरा सोचिए, अब इसको भूल जाइए, इसका काम खत्म। 2 बन गए, इसका काम खत्म, इसने बना दिए, 2 बना दिए, ये खत्म। अब हम देख रहे हैं इन दोनों से। अब इन दोनों से नया डीएनए बनाने, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे। अब जरा सोचिए, पहले इसकी बात करते हैं। इसके 2 रज्जु हैं, इसके एक लाल है और एक हरा है, दोनों अलग हो गए। उसी प्रकार इसका भी एक लाल है और एक हरा है। चलो जी, एक हरा है, चलो जी, लाल है और एक हरा है। ठीक है, हमने क्या किया? इसको खोल दिया, इसको खोल दिया। ठीक है, अब सब ये दोनों पर नई रज्जु बनेंगी। सोचो भैया, ये आपको नहीं दिख रहा? लाल हरा, लाल हरा, खोल दिया, हरा लाल, हरा लाल, खोल दिया, खोल दिया। अब इन पर क्या होएगा? नई रज्जु बनेगी, किसकी? डीएनए की। और वो जो नई रज्जु बनेगी, उस रज्जु को बनाने के लिए नाइट्रोजन कौन सी मिल रही है? बाहर से। भैया ये कहां पर है? कैसे माध्यम में जहां नाइट्रोजन 14 है। तो जरा सोचिए, कौन सी नाइट्रोजन मिल रही है? 14, अभी 14 ही मिलती जाएगी। 14 को हमने किससे दर्शाया है? हरे रंग से। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, सोच समझकर बताइएगा, क्या बनेगा? इसके ऊपर हरा और हरे के ऊपर हरा। हरे के ऊपर हरा और इस लाल के ऊपर हरा। ये थी सिंपल सी बात समझाने की। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है बच्चों को। अरे भैया, 2 लाल हैं, 2 लाल रज्जु हैं, खोला, दोनों में नाइट्रोजन 15 थी। हमने ऐसे ई कोलाई को जब ऐसे माध्यम में डाला जहां नाइट्रोजन 14 है, जिसको हमने दर्शाया हरे रंग से,
तो अंदर क्या गई, नाइट्रोजन 14 गई। तो जो नया रज्जु बना उसमें नाइट्रोजन 14, इस लाल के ऊपर जो नया बना नाइट्रोजन 14, इस लाल के ऊपर जो नया बना हरा वो नाइट्रोजन 14। खत्म, ये खत्म हो गया, इसका काम खत्म। 20 मिनट में 1 से 2 बन गए। अब अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 4। अब कई बच्चे ये सोचते हैं इससे 20 मिनट में 2 बनेंगे, उसके बाद इससे 20 मिनट में 2 बनेंगे, तो 40 मिनट लग जाएंगे। अरे प्रभु, अच्छा हुआ बायो ले ली, गणित नहीं ली। अरे भैया, दोनों एक ही समय पर प्रतिकृति कर रहे हैं। जिस समय पर ये कर रहा है, जिस समय पर ये कर रहा है, जिस समय पर ये 1 से 2 बनाएगा, जिस समय पर ये 1 से 2 बनाएगा, दोनों को समान समय तो लग रहा है। 20 मिनट, 20 मिनट में ये भी और ये भी दोनों एक ही टाइम पर कार्य कर रहे हैं। तो इससे दो बनेंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, यहां से 4 बनने के लिए 20 मिनट लग रहे हैं, लेकिन यहां से 4 बनने के लिए 40 मिनट नहीं लग गए। पहले 20 मिनट में 1 से 2, अगले 20 मिनट में 2 से 4, टोटल कितना हो गया, 40 मिनट नहीं हो गए। तो 40 मिनट में एक डीएनए से 4 नहीं बन गए, बन गए ना। अब ये जो चीज थी, इसको समझना कि ये हमारा रज्जु था, मतलब ये डीएनए था। इस डीएनए में एक लाल वाला भाग है नाइट्रोजन 15, हरे वाला भाग है नाइट्रोजन 14। इसको खोला बेटा, लाल वाली रज्जु और हरी वाली रज्जु। ये देखो, ये वाली है और ये वाली है, ठीक है, समझ में आ गया, खुल गए। ऐसे ये वाला भी इधर खुल जाएगा, चलो खुल गया। अब नई रज्जु बनानी है, नई रज्जु के लिए नाइट्रोजन कौन सी मिल रही है, बाहर से मिल रही है 14, हरे रंग से दिखाई है, तो जो नई रज्जु है उसमें 14 होएगा। तो इस लाल वाली को के ऊपर जो बनेगी 14, और हरी वाली के ऊपर जो भी कौन सी बनेगी 14। जरा सोचिए, इस तरीके से परिस्थिति हमें मिल जाएगी। सोचिए, दिमाग लगाएं। अब टोटल 4 डीएनए में से 2 डीएनए में नाइट्रोजन 14 है, लेकिन 2 में, एक में 14 है, एक में 15 है, एक में 14 है और 15 है। जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। इतनी सी बात समझ में आई कि ये भी ऊपर से निकल गई, ठीक है। अब आपका ये प्रश्न है कि टोटल 80 मिनट में क्या होगा, 80 मिनट में क्या होगा। पहले तो जरा सोचिए, 40 मिनट में कितने बने हैं आपके, 1 से 4 बने हैं 40 मिनट में, तो 80 मिनट में कितने बनेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि एक डीएनए से 4 डीएनए बने हैं टोटल 40 मिनट में, तो 80 मिनट में कितने बनेंगे, पहले तो ये सोचो कितने बनेंगे, फिर आंसर निकालना। उसमें से कितने होंगे जिनमें दोनों रज्जु में 14 मिलेंगी, कितने होंगे जिनमें दोनों रज्जु में 14 और 15 दोनों मिलेंगे। सोचिएगा, करेंगे प्रश्न, करूं, बताऊं या कर लेंगे, कर देखिएगा, कर देखिएगा। ये हमने 40 मिनट में करा है, आप 80 मिनट में सोचना क्या होगा। आप में से आधे नहीं कर पाएंगे, मैं करके बता देता हूं क्या होगा। कर दूं, चलो कर ही देता हूं, फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, क्या होएगा, मैं बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगले 80 मिनट में क्या होएगा, पहले जरा सोचिए। 40 मिनट में कितने बने थे, 4, 1 से कितने बने थे, 4, है ना। अब जरा सोचिए 80 मिनट में कितना होएगा, इसका दुगना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। कई बच्चे 8 कर देंगे। अरे बाबू जरा सोच, 1 से 2 20 मिनट में बने, फिर अगले 20 मिनट में 2 से 4 बने, फिर अगले 20 मिनट में 4 से 8 बने, फिर अगले 20 मिनट में 8 से 16 बनेंगे। तो जरा सोच, टोटल कितने मिनट हो गए, 80 मिनट हुए। ऐसे करना है। तो बेटा जी 1 से 2 20 मिनट में, 2 से 4 अगले 20 मिनट में, 4 से 8 अगले 20 मिनट में, 8 से 16 अगले, यानी 20 मिनट में दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो था प्रतिकृति। भैया दुगना जो हो रहा है वो 20 मिनट में हो रहा है। तो 2 का दुगना 20 मिनट में 4, 4 का दुगना 20 मिनट में 8, 8 का दुगना 20 मिनट में 16, तो टोटल देखिए कितने मिनट हो गए, 80 मिनट। यानी 80 मिनट में टोटल 16 डीएनए बनेंगे, 16।
अब ये मैंने आपको बता दिया है 16 डीएनए बनेंगे। अब आप अपने आप निकलना, इन 16 डीएनए आज करना है आपने, आज के आज में करना है और बताना है मुझे ये जो 16 डीएनए जो होंगे इनमें से कितने डीएनए में नाइट्रोजन 14 दोनों रज्जू में मिलेगी और कितने डीएनए में नाइट्रोजन 14 दोनों रज्जू में मिलेगी। कितने डीएनए हैं जिसमें नाइट्रोजन 15 और 14 दोनों मिलेंगे। ठीक है, कर कर देखिएगा, मजा आएगा, कर कर देखिएगा और ना हो पाए तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलें आगे। ये थी डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति की प्रक्रिया का प्रमाण जो मिसेल्सन और स्टॉल ने दिया था। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी बेटा दूसरा प्रमाण उसी वर्ष में 1958 में किसने दिया था? टेलर ने दिया था, एक पादप के ऊपर कार्य करके जिसका नाम था विसिया फाबा, और उसमें उन्होंने क्या लिया था बेटा जी आपका, अगर आपको याद आ रहा हो, थाइमीन नाम सुना है ना, तो थाइमीन कैसा लिया था? विकिरण सक्रिय। अब देखिए यहां पर ये जो नाइट्रोजन जो ली थी 15 और 14, ये विकिरण सक्रिय नहीं थी, ये जगमगाती नहीं है, ये भार के आधार पर हमें पता लगा है ना। हमने क्या किया था? अपकेंद्रण किया था, भार के आधार पर पता लगा कि नाइट्रोजन 15 भारी है, नीचे बैठ जाएगी। वो डीएनए जिसमें नाइट्रोजन 15 होगी वो नीचे बैठ जाएगा, वो डीएनए जिसमें नाइट्रोजन 14 होगी वो ऊपर आएगा। तो भार के आधार पर हमने ये निकाला था। लेकिन टेलर ने किस पर कार्य किया था बेटा जी? विसिया फाबा में उसने थाइमीन जो लिया था ना वो विकिरण सक्रिय लिया था। बस इतना सा याद रख लेना। ठीक है, ये थी डीएनए की प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति जो होती है उसका प्रमाण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो आने वाला है बेटा जी हमारा क्या, कि जो प्रतिकृति प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया? कि जो प्रतिकृति जो होती है वो उस प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, वो कैसे होती है, कौन से एंजाइम काम करते हैं, कैसे होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या? कुल प्रोसेस कैसे होती है प्रतिकृति। आपको ये तो समझ में आ गया कि सर अर्ध संरक्षी होएगी कैसे, ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है। आइए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। देखिएगा बेटा, पहले दिखा दूं, हल्का सा दिखा दूं, एक बार देख लेते हैं। ये देखो इस तरीके से दो रज्जू हैं, है ना, खुल गई हैं। ये मैंने पहले भी दिखाया था, अंदर दो नई रज्जू बन रही है। सर ये हमने पहले भी देख लिया है, आपने पहले भी दिखाया था, ये भी दिखा दिया था आपको, दिखाया था ना। ये भी समझ में नहीं आएगा, ये भी समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, देख लो, मन भर लो एक बार। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो वेरी गुड, नहीं लग रहा कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं जैसे जैसे समझाऊंगा ना, समझाने के बाद में फिर मैं इसको जब दिखाऊंगा ना तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ये समझने में। ठीक है, आइए मैं आपको ना पहले प्रतिकृति प्रक्रिया के बारे में सबसे पहला बिंदु जो है समझाने के लिए, वो सिर्फ अभी इतना सा ध्यान से सुनना कि रेप्लिकेशन, जिसको हमने बोला क्या बेटा जी? प्रतिकृति की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको समझने से पहले सबसे पहला बिंदु वो ये कि ये अगर डीएनए है तो आपको पता होना चाहिए कि इस डीएनए में एक सिरा 3 डैश है और एक सिरा 5 डैश है। तो इसका विपरीत वाला क्या होता है? 3 डैश, और ये क्या होएगा? 5 डैश। ये तो पता है ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो प्रतिकृति जो होती है इसकी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि प्रतिकृति प्रक्रिया कराने के लिए कौन से एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रतिकृति प्रक्रिया कराने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं। तो मेरे बाबू ध्यान से सुनना, प्रतिकृति प्रक्रिया कराने के लिए कई एंजाइमों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से 5 एंजाइम्स यूज में आते हैं। कितने बोला?
5 एंजाइम लगते हैं किसमें? प्रतिकृति की प्रक्रिया में, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, हालांकि एक एक का काम हम देखेंगे। जैसे टोपो आइसोमेरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, तीन हो गए। चौथा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, क्या बेटा जी? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कितने हो गए? 4, एक पांचवा डीएनए लाइगेज। अब देखिए हमारी बुक्स में ना, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, ये जो प्रतिकृति की जो ये प्रक्रिया जो होती है, वो ढंग से नहीं दे रखी, समझा नहीं रही। मैं आपको बड़े आराम से तसल्ली से ये समझाऊंगा, नहीं तो ये ऊपर से चली जाती है, समझ में नहीं आता और माथा खराब हो जाता है। तो कृपया करके थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, ठीक है, इस चीज का कि मैं आपको ये चीज तसल्ली से समझाने वाला हूं। अगर मैंने कर दी जल्दबाजी, ये आपके नहीं आने वाली है समझ में, फिर नीट के एग्जाम तक फिर पछतावा होएगा। तो थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगी आपको डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया के बारे में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना मेरे भाई अभी, वो ये कि यहां पर जो 5 एंजाइम है, कितने एंजाइम है? 5 एंजाइम है। इन पांचों एंजाइम में से सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है इन पांचों में से, वो है डीएनए पॉलीमरेज। जैसे होता है ना कि एक नेता होता है एक पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से इस प्रक्रिया में जो 5 एंजाइम यूज में आने वाले थे, उसमें से मुख्य एंजाइम, मेन एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज। याद रख लेना इस चीज को कि जो नया खंड अंदर बनेगा ना डीएनए का, जो नया रज्जु बनेगा ना डीएनए का, वो बनाने के लिए उत्तरदायी कौन होएगा? डीएनए पॉलीमरेज। ये तो छुटकू मुटकू से एंजाइम है, ये छुटकू मुटकू से, लेकिन ये समझाने जरूरी है। ये समझा नहीं रखे हमारी बुक्स में, ये समझाने जरूरी है। हमारी बुक्स में केवल इसके बारे में बता रखा है, अकेला ये नहीं है, ये भी है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो आपसे किसी प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए उपरोक्त में से कौन सा एंजाइम प्रतिकृति में उपयोग में आता है, तो मेन है बेटा जी ये वाला डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब साहब हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रक्रिया किसकी? रेप्लिकेशन की। और ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है उसमें ये 5 एंजाइम यूज में आने वाले हैं। अब ये रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। प्रतिकृति की हम बात करने वाले हैं, इसकी प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रतिकृति की प्रक्रिया पढ़ने से पहले आपको इतना तो संज्ञान में होना चाहिए डीएनए की संरचना, अगर भूले नहीं है तो। क्या था? फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट। ये एक रज्जु जिससे नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। याद करिए ये न्यूक्लियोटाइड था, यस सर ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब इसके सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। शर्करा 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 शर्करा, अगेन फॉस्फेट 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 और फॉस्फेट, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये बताना जरूरी था मेरे भाई। क्यों बताना जरूरी है? ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगेन ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड, सर न्यूक्लियोटाइड, सर न्यूक्लियोटाइड, सर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इधर भी ऐसे, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो बहुत सारे क्या मिल रहे हैं मेरे बच्चों?
न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं यहाँ पर इस डीएनए में, मैं बोलूंगा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जो चीज समझने वाली है, हम करना क्या चाहते हैं, हम एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना चाहते हैं, है ना। हमें करना क्या चाहिए सर, हमें इन दोनों रज्जु को पहले अलग करना है। ये मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं, दोनों रज्जु को अलग करते हैं, और ये प्रत्येक रज्जु क्या कहलाती है, टेम्पलेट कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ड याद रखना, टेम्पलेट, जिसके ऊपर नई रज्जु बनती है। ठीक है, अब जरा सोचिए, मैं इन दोनों रज्जु को अगर अलग करना चाहता हूं तो हाइड्रोजन बंध तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ना पड़ेगा सर, हाइड्रोजन बंध। सर ये डीएनए है इस तरीके से, सर आपको हाइड्रोजन बंध यहां पर तोड़ना है। ये लीजिए सर, हाइड्रोजन बंध इस डीएनए में आपने जब तोड़ना स्टार्ट किया तो सर हाइड्रोजन बंध टूट गया। मैंने कहा वेल डन, और तोड़ेंगे, ऊपर चलते जाएंगे और टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप सभी ने जीन्स पहनी होगी, जीन्स में जिप होती है, जिप, या हमारे कपड़ों में भी जिप होती है, जिप, हमारे बैग में भी तो जिप होती है। अब इन दोनों चीजों को देखो, आपको कहां लग रहा है कि जिप खुल रही है, सॉरी जिप बंद हो रही है और जिप खुल रही है। सोचिए सर, यहां पर इस परिस्थिति में देखो, इसमें जिप बंद है और यहां पर आप जिप खोल रहे हैं। जिप खुल गई है, खुल गई है, तो कुल मिलाकर हमारा पहला चरण क्या होना चाहिए, जरा सोचिए, प्रतिकृति की प्रक्रिया का। हमें डीएनए के दोनों रज्जु को अलग करना है, यानी सबसे पहले हमें ये जो अनजिपिंग है इसको करना पड़ेगा, अनजिपिंग करनी पड़ेगी ना। क्या करनी पड़ेगी सर, अनजिपिंग करनी पड़ेगी। आइए, तो डीएनए की प्रतिकृति की सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है बेटा, ओहो देखो यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बताना भूल गया, ऐसे ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी समझ में नहीं आएगी कोई बात नहीं, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, अभी समझ में नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आइए करते हैं बेटा जी, यहाँ पर सबसे पहला चरण जो है जिसको हम बोल रहे हैं अनजिपिंग, अकुंडलन। भाई कुल मिलाकर ये जो डीएनए जो था, इस तरीके से डीएनए है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, कुंडलित है, इसको अंकुंडलित करूंगा और खोल दूंगा, खत्म, यही तो कर रहा है। इसको मैं क्या करूंगा, ये कुंडलित संरचना है, इसको सीधा करूंगा, यानी आकुंडलन करूंगा, और आकुंडलन करने के बाद जिप खोल दूंगा। अब खुद सोचिए, यहां पर ये सिंपल से डायग्राम आपको समझ में नहीं आए, डीएनए कुंडलित था, आकुंडलित किया, आकुंडलित करने के बाद में सर इसके अंदर जो हाइड्रोजन बंध थे वो तोड़ दिए, और क्या हो गई, ये जिप खुलती जा रही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बंधु यहाँ पर ये कार्य कर कौन रहा है, इस अनजिपिंग में, इस अकुंडलन प्रक्रिया में ये कार्य कर कौन रहा है, कौन ये सारी चीजें करवा रहा है ना। तो आइए समझते हैं इस चीज को स्टेप वाइज स्टेप। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस प्रक्रिया में, डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया में ढेर सारे एंजाइम उपयुक्त में आते हैं। हमारी एनसीईआरटी बोलती है सिर्फ एक, नाम दिया है, नहीं ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ एक, मतलब हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक नाम दिया एंजाइम का, और नहीं दिए हैं, सिर्फ ये लिखा हुआ है बहुत सारे, ढेर सारे एंजाइम सहायता करते हैं। ढेर सारे बात भी तो करनी पड़ेगी ना, कौन कौन से। आइए पूरी प्रक्रिया आराम से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, समझना, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना था, ये जो कुंडलित डीएनए है इसको खोलना है, सीधा करना है। कैसे सीधा करें, सीधा कैसे करें, आइए समझते हैं। देखिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, डीएनए था, सर समझ में आ रहा है, ठीक है सर, यहां तक की चीज क्लियर है, वेल डन। अब सबसे पहले इस प्रक्रिया में, अनजिपिंग में, अकुंडलन में,
कुंडलित संरचना को हमें क्या करना है, खोलना है, सीधी सी बात है, सीधा सीधा खोलना है, ठीक है। तो ये जो कुंडलन था सबसे पहले इसको समाप्त करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम ना एक जगह पर लगाते हैं कट। क्या लगा देते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कट लगाना पड़ेगा। कटाव, जिसको हिंदी में कटाव भी बोल सकते हैं, कट भी बोल सकते हैं, हल्का सा कट, अंग्रेजी में बोलते हैं निक, लगाना पड़ेगा। अरे भैया खुद सोचिए, कट लगाएंगे तभी तो इसको खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, ऐसे ही छोड़ना। आप इसमें एक हल्का सा यहाँ कट लगाएंगे, कट लगाने के पास आपके पास ये दो धागे हैं, अब इनको पकड़कर आई शाबाश खोल दिया, खुल गया, खत्म, इतनी सी तो बात थी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें कट लगाना। अब साहब कट कहाँ लगेगा, सर ये कटाव जो है ये कहाँ लगेगा, किस जगह पर लगेगा। तो बेटा जी जिस जगह पर कट लगाया जाएगा, जिस जगह पर कट लगाया जाएगा उस जगह को बोला जाएगा, उस क्षेत्र को बोला जाएगा, उस स्थान को बोला जाएगा ORI। क्या बोलते हैं, ORI। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिकृति उत्पत्ति क्षेत्र या केंद्र बोल दीजिए, सिंपल। प्रतिकृति उत्पत्ति क्षेत्र या प्रतिकृति उत्पत्ति का केंद्र वो जगह है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम जरा सोचिए, रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति, हम क्या करा रहे हैं भैया, प्रतिकृति करा रहे। ऑरिजिन यानी जहां से, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां से उत्पन्न होती है कोई चीज। तो भैया प्रतिकृति की प्रक्रिया जहां जिस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली है, ऑरिजिनेट होने वाली है, पैदा होने वाली है, वो जगह क्या कहला रही है, ORI। यहां से स्टार्ट होएगा क्या, रेप्लिकेशन। अब साहब आपने सर ये तो बता दिया सर ORI वो जगह है जहां से कट लगाना पड़ेगा। सर कौन कट लगाएगा, कट कौन लगाएगा। तो बेटा जी ये कट लगाने का कार्य जो होएगा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये कट लगाने का कार्य ये कट लगाने का कार्य एक एंजाइम करेगा जिसका नाम आपने याद रखना है, टोपो आइसो मिरेज। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है मेरे भाई, ये वो एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो एक निश्चित क्षेत्र पर जाकर लगा देता है क्या, कट। चलो जी सर यहां पर लगा दिया कट, ठीक है। अब जरा सोचिए यहां पर अगर कट लगा दिया जाएगा, दिमाग लगाए, मान लेते हैं यहां पर कट लगाया, कहां पर कट लगा दिया सर, यहां पर कट लगाया। देखो कट लगाने के बाद जरा देखिएगा, देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्या इस जगह पर कट लग गया, सर यहां पर कट लग गया, अगर लगा दिया सर, कट लगा दिया, हो कट लगा दिया सर। देखिए इसने यहां पर कट लगा दिया। सोचिए इस कट में क्या तोड़ा उसने, इसने इस कट में क्या तोड़ा, सोचिए इस कट में क्या तोड़ा। इमेजिन करें ये जो कट है यहां पर अगर लगेगा, क्या ये इस तरीके से नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाओ सोचो। ये देखो यहां पर कट लग गया, क्या टूटा होगा, दिमाग लगाएं, क्या टूटा होगा सर, ये टूटा होगा। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर कट में क्या तोड़ा गया। तो जरा इधर देखिएगा, ये डीएनए दिख रहा है, दिख रहा है, इस डीएनए में मुझे लगाना है एक कट, हल्का सा कट लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है, क्योंकि खोलना है मेरे भाई, इसको खोलना है, तो कट लगाना पड़ेगा। अब कट कैसे लगाऊंगा साहब, मैं इसको यहां से, कहां गया, इसको यहां से हटा दूं,
क्या तोड़ा? सोचो क्या तोड़ा? मात्र एक बॉन्ड तोड़ा, एक बंध हटा दिया यहां से। शर्करा और फॉस्फेट के बीच में जगह मिल गई है किसी चीज को जाने की। जरा सोचिए, एक कट ही तो लगाया। अरे एक कट लगाया है, एक बंध तोड़ दिया। कौन सा बंध तोड़ दिया सर? शर्करा और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फेस्टर बंध जो था ना, उसको हमने तोड़ दिया। बस इतनी सी बात। जरा सोचिए, क्या इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है क्या कि ये कट लगाने का कार्य जिस एंजाइम ने किया था, किस एंजाइम ने किया था मेरे भाई? टोपोआइसोमेरेज ने यहां पर। अरे भैया, टोपोआइसोमेरेज ने यहां पर सर, इस टोपोआइसोमेरेज ने यहां पर कट लगा दिया था। बस लगा दिया सर, कट लग गया। अब सर आगे, सर कट लग गया। अब आगे 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 सर, कितना कट 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 बोलोगे? लग गया कट। अब तो इतनी सी बात जरा सोचिए, ये टोपोआइसोमेरेज ने यहां पर जो कट लगाया उसमें कौन सा बंध तोड़ा है? जरूर याद रखना। कौन सा बेटा जी? फॉस्फो डाई एस्टर। फॉस्फो डाइएस्टर बंध तोड़ दिया है। ठीक है, फॉस्फो डाइएस्टर बंध को तोड़ा था। ठीक, चले सर आगे समझ में। सर ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब सर ये तो आपने कट लगा दिया। अब ये जो कट लगाने की प्रक्रिया है वो इसी हेडिंग के अंतर्गत चल रही है। सबसे पहले हमने कट लगा दिया, चलो सर लगा दिया। अब कट लगाने के बाद अब क्या करोगे सर? अब इस एंजाइम का काम हो गया खत्म। अब आएगा दूसरा एंजाइम। अब कौन सा एंजाइम आएगा सर? अब आएगा दूसरा एंजाइम। अब सर कौन सा एंजाइम आएगा? आइए दूसरा एंजाइम देखते हैं। यहां पर दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है हेलिकेज। बहुत इंपॉर्टेंट। हेलिकेज वर्ड किससे है? अंग्रेजी शब्द से आया है, जिसको हम हेलिकेज बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हेलिकेज वर्ड किससे आया है? आप में से कितने बच्चे जानते हैं हेलिकल का मतलब होता है कुंडलन? अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। ये तो सुना है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, प्रोटीज प्रोटीन्स को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है। तो थोड़ा दिमाग लगाएं, हेलिकेज किसको तोड़ेगा? सर जो संरचना जो है ना हेलिकल, उसको खत्म करेगा। तोड़ेगा मतलब इन द सेंस उसको समाप्त कर देगा। कौन सी संरचना को? सर कुंडलित संरचना को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। कैसे बंधु? देखिएगा, इस हेलिकेज को मैं इसी यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, स्टेप वाइज से समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या किया? कट लगा दिया। किसने लगा दिया? टोपोआइसोमेरेज ने। कहां लगा दिया? उस क्षेत्र का नाम क्या था? ORI। याद रखना है। अच्छा एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बेटा जी, ये जो उत्पत्ति का जो केंद्र है ना, प्रतिकृति की उत्पत्ति का जो केंद्र है, प्रतिकृति की उत्पत्ति का केंद्र जो होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है बंधु, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग से ये निकल गया, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोट में इनकी संख्या होती है। प्रोकैरियोट में इनकी संख्या कितनी होती है? याद रखना 1। यानी एक डीएनए जो होगा ना, एक डीएनए में सिर्फ एक ही जगह पर ORI मिलेगा। क्या बोला मैंने? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता भी कितना? एक ही होता है। उनमें गुणसूत्र कितना होता है? एक होता है। मेरी कोशिका में 46 है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र होता है। याद रखना, लिख लेना, 11वीं कक्षा का ये प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र होता है, गोलाकार होता है। याद रखना, भूल मत जाना, याद रख लेना। अब उस एक ही गुणसूत्र में एक ही जगह है जहां पर कट लगेगा। तो ORI कितने हुए? एक। खत्म। जबकि यूकैरियोट्स में बहुत होते हैं। यूकैरियोट में बच्चे याद रखना, मेनी, बहुत सारे, 6 महीना तक बहुत सारे क्या मिलते हैं? ORI।
चल सर, ये पहला स्टेप समझ में आ गया सर। टोपोआइसोमेरेज एक एंजाइम था जिसने लगा दिया है कट, उसने तोड़ दिया फॉस्फोडाइस्टर बंद। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही होता है ORI और यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं। सर कट लग गया। अब सर आगे सर दूसरा अब एंजाइम आने वाला है, कौन सा? हेलिकेज। अब सर हेलिकेज दिखाइए, ये लो देखो। अब ये जो कट जो लगा, इस कट लगने से जगह खाली नहीं हो गई है, जगह खाली हो गई। कोई अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। सर अंदर गया, कौन अंदर गया? ये अंदर गया। कौन मेरे भाई? ये। और ये कौन है? ये है सर हेलिकेज। हिंदी में बोल दीजिए हेलिकेज। चला गया अंदर। चलो सर, अब क्या होएगा? अब ये हेलिकेज धड़ाम 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 धड़ाम, आप बोलेंगे क्या सर धड़ाम 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 मतलब? ये अब बढ़ता जा रहा है, 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 ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, धम धम तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। जरा सोचिए, दोनों रज्जू एक दूसरे से अलग होती जाएंगी, अलग होती जाएंगी। अब मेरे पास धागे नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। एनिमेशन से आप देख सकते हैं, हालांकि एनिमेशन से भी यहाँ पर ये देखिए, ये कुंडलित संरचना थी, अंदर आया हेलिकेज दिख रहा है। ये हेलिकेज आता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है कुंडलित संरचना को, हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है, और आगे बढ़ेगा और टूट गई। ये हेलिकेज है ये, और आगे बढ़ेगा और खुल जाएगी। ये यही तो चीज समझानी थी इस एनिमेशन से। आया इस एनिमेशन का थोड़ा सा फील आया समझ में? बस वही चीज तो बतानी थी। अब हेलिकेज अंदर आया, अब अंदर आने के बाद जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बंध तोड़ता जाएगा, है ना? अब जरा सोच समझ कर मुझे बताओ, एक और चीज सिंपल से। ये देखो, ये मेरे दो हाथ है, ये दो रज्जू है, ठीक है? ये इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए हैं, कुंडलित है, इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बंध। अब जरा सोचिए, हाइड्रोजन बंध, ये दोनों मेरे हाथ हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, इमेजिन करना। अब इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बंध टूटता जाएगा तो ये दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे? खत्म। इतनी सी बात समझ में आई? तो जरा सोचिए संरचना कैसी दिखाई देगी। आइए दिखाता हूं कैसी दिखाई देगी, देखिए। कौन खाया एक कटोरी हो इतने से कई कौन खाया? अब दाल खा भाई, थोड़ा सा सब्र रखिएगा क्योंकि यहाँ पर डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह देते तुम तो रुक जाते थोड़ी देर। जब मैं यार एक बात सुनो, कोई आदमी उखड़ाओ मौका तो दरबाई उखड़ाओ कि ना दरबाई उखड़ाओ, मैं कहूँ कि दरबाई उखड़ाओ फिर दरबाई उखड़ाओ। यार तुम दवा ले रहे हो तो तुम तुम्हारी मुंह कौन सी मर्द की दवा लेने हैं? देखिएगा इस डायग्राम को और सोचिएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है? अपनी गलती ना माना है। और ये करने का कार्य कौन कर रहा था मेरे भाई? हेलिकेज, जो यहाँ तक पहुंचा, जो यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर आया था, यहाँ से सर यहाँ तक पहुंचा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख गया है, ये बड़ा नहीं होगा, पास पास होंगे ये, है ना? ऑब्वियस सी बात है, वो समझ में आता है सर कि ये वाले दोनों रज्जू एक दूसरे के पास पास होंगे यहाँ पर, ठीक है? अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये वाला भाग खुलता जाएगा, नीचे वाला थोड़ा ना खुल रहा, ऊपर वाला खुलेगा, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, मीनिंग समझ में आया ना कि हेलिकेज ऊपर जाता जा रहा है, हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है, ये दोनों रज्जू एक दूसरे से खुलती जा रही है। अब मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ इतना सा अगर मैं डायग्राम बनाता, सिर्फ इतना सा, इसको ऐसे भी तो दिखा सकता था मैं, जरा सोचिए, इसको मैं ऐसे भी तो दिखा सकता था, नहीं दिखा सकता था? हेलिकेज बढ़ता जा रहा है और हाइड्रोजन बंध टूटता जा रहा है और ये डीएनए इस तरीके से खुलता जा रहा है। बताएं, तो क्या आपको ये हेलिकेज के कारण ये कुंडलित संरचना का अकुंडलन होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या ये जो जिप जो बंदी हुई थी, क्या इसकी अनजिपिंग होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। खत्म। इतनी सी बात बताएं, क्या यहां तक कि ये दो एंजाइमों का कार्य और फाइनली डीएनए का
एकल रज्जु का बनना समझ में आया या नहीं आया? आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, लेकिन सर एक कंफ्यूजन है सर। मैं क्या? कि सर आपने बोला था कि डीएनए के रज्जु के बीच में अगर हाइड्रोजन बंध अगर आप तोड़ते हो, मैंने कहा हाँ तोड़ देते हैं, तो डीएनए के दोनों रज्जु अलग अलग हो गए। अब सर हेलिकेज जब ऊपर पहुंच गया तो यहां पर नीचे थोड़ा ना रहा, मैंने कहा नहीं रहेगा। सर ये तो वापस से जुड़ सकता है, सर ये वापस से जुड़ सकता है। चलो हेलिकेज यहां पर है तोड़ दिया, लेकिन नीचे थोड़ा ना था, यहां से तो ऊपर आ गया। सर ये दोनों रज्जु फिर से वापस से तो जुड़ सकती है। खुद सोचिए, मैंने आपको बताया था डीएनए कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है। अगर दोनों डीएनए की रज्जु अगर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वापस जुड़ने की भी तो क्षमता है। सर जहां जहां हेलिकेज है, जहां जहां हेलिकेज है वहां पर टूटता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हेलिकेज ऊपर चढ़ता जाएगा नीचे वाली रज्जु वापस से जुड़ भी तो सकती है। मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त प्रश्न पूछ लिया। ओहो हो। अब क्या करें? अब क्या करें सर? ये हेलिकेज यहां ऊपर तक चढ़ गया, हेलिकेज तो ऊपर तक चढ़ गया, लेकिन नीचे वाली रज्जु वापस से भी तो जुड़ सकती है। मैंने कहा यस बात तो सही है बांगड़ू, बात तो सही है। अब क्या करें? तो इस परिस्थिति में ध्यान से सुनना, इस परिस्थिति में ये दोनों रज्जु वापस से ना जुड़ जाएं, इसको हमें रोकना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? कि ये दोनों रज्जु ना जुड़ जाएं। अब आप बोलेंगे सर ये तो जुड़ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अरे भैया अगर जुड़ जाएंगी तो प्रतिकृति कैसे कराओगे? प्रतिकृति भी तो करानी है ना, तो प्रतिकृति अगर करानी है तो इन दोनों रज्जु को जोड़ने से रोकना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ सर रोकना पड़ेगा। कैसे रोका? तो इस परिस्थिति में इन दोनों रज्जुओं के पास आकर जुड़ रहे हैं कुछ प्रोटीन्स। बालक ध्यान से सुनना, जैसे जैसे रज्जु एक दूसरे से अलग होती जा रही हैं, उस परिस्थिति में जैसे जैसे अलग हो रही हैं आकर जुड़ते जा रहे हैं कुछ प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स का नाम है SSB। क्या नाम है बच्चों? SSB। SSB क्या है? प्रोटीन्स है। सर कौन से प्रोटीन है? क्या है ये SSB? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। आप बोलेंगे सर आप अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो, हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो? लो जी, एकल रज्जु की बंधे प्रोटीन। देखिए क्या कुछ ऐसे प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब आप बोलेंगे सर एकल रज्जु की बंधे प्रोटीन का मतलब? अरे बाबू ये रज्जु कैसी है? सर एकल रज्जु है, इस पर कौन आकर जुड़ रहा है? सर प्रोटीन आकर जुड़ रहा है। तो ऐसे प्रोटीन को मैं क्या बोलूंगा? ऐसे प्रोटीन जो एकल रज्जु की से जुड़ेंगे तो यही तो बोलूंगा ना, सिंगल स्ट्रैंड से एकल रज्जु से जुड़ने वाले बंधने वाले प्रोटीन क्या कहलाएंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं जो इन दोनों रज्जु को जुड़ने से रोकते हैं। समझ में आया? अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो बड़ी कक्षाओं में आती है। आपके हिसाब से आपके स्तर पर अभी PhD नहीं करनी है, जितना कोर्स है उससे एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो टॉपिक है जब तक ढंग से ना पढ़े तो ये फील नहीं आता, समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो ये चीज बतानी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं NCERT के हिसाब से चलता तो ये तो अब तक रेप्लिकेशन तो अब तक खत्म भी हो जाता, कुछ था ही नहीं इसमें। लेकिन जब तक हमारा A to Z पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता ना रेप्लिकेशन का, आगे आने वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, याद रखना। चलो सर 3 चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले कट लगाया किसने? टोपोआइसोमेरेज ने। सर फिर उसके बाद टोपोआइसोमेरेज ने कट लगाया, कट लगाने के बाद अंदर घुस गया। कौन घुस गया सर? हेलिकेज। अंदर घुसने के बाद सर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है या नीचे की तरफ, जहां पर भी बढ़ना है बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है, वेल डन। आकुंडलन हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन दोनों रज्जु वापस से जुड़ सकती है, तो उस दोनों रज्जु को स्थिर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए उनके साथ कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन जुड़ रहे हैं जिनका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB। खत्म। चलो सर अब क्या होगा सर?
अब कुल मिलाकर कुछ नहीं मेरे भाई, हमने दोनों रज्जू अलग कर दी हैं। अब ये दोनों रज्जू क्या है? ये टेम्पलेट है मेरे भाई, टेम्पलेट। क्या है ये? टेम्पलेट है ना। अब इन टेम्पलेट पर मुझे नया डीएनए का खंड बनाना है, बस। मुझे इन टेम्पलेट्स पर नया डीएनए का खंड बनाना है, बस। अब आगे का काम ही तो मेन है। अब आगे जो चीजें मैं बढ़ाने वाला हूं ना, वो माथा हिला देने वाली है, माथा हिला देने वाली है। ध्यान से सुनना। मुझे इस रज्जू पर नया डीएनए बनाना है और इस रज्जू पर भी नया डीएनए बनाना है। इस रज्जू पर भी नया डीएनए बनाना है, इस रज्जू पर भी नया डीएनए बनाना है। यही तो करना है ना। और जरा सोचिए, नया रज्जू बनाने के लिए मुझे जो एंजाइम काम में लेना है, जो नया डीएनए का रज्जू बनाएगा, उस एंजाइम का नाम है मेरे भाई डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज कैसे कार्य करेगा, कैसे बनाएगा नया रज्जू, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या होने वाला है, तो हल्के में मत लेना। अभी सिर्फ ये सोचना, यहां तक कि स्टेप में कोई दिक्कत, मैं फिर बोल देता हूं, मैं इस चीज को आराम से पढ़ाने वाला हूं, जल्दबाजी नहीं करने वाला हूं। आप में से कई होंगे जिनको जल्दबाजी की होती होगी, मैं जल्दबाजी नहीं करने वाला, आराम से पढ़ाने वाला हूं। पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है नो प्रॉब्लम। लेकिन वो बच्चे जो सीरियसली पढ़ने आए हैं, कंसेप्ट को समझने आए हैं, कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। चलिए सर, आपने बोल दिया कि सर दोनों रज्जुओं पर आपको नया डीएनए बनाना है और वो बनाने के लिए सर आपको डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत है। मैंने कहा यस, लेकिन सर दिक्कत ये है कि डीएनए पॉलीमरेज अपने आप काम नहीं करता। आप बोलेंगे क्या सर? मैंने कहा डीएनए पॉलीमरेज अपने आप काम नहीं करता, इसको ना किसी की जरूरत होती है चालू होने के लिए। जैसे जरा सोचिए, एक स्कूटर को चालू होने के लिए किक की जरूरत होती है। एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाने की, इंजन चालू करने की जरूरत होती है। यानी किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज की जरूरत होती है ना। अब बिना चाबी के चला सकता था क्या गाड़ी? नहीं, चाबी चाहिए थी चालू करने के लिए, है ना। बस उसी तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज को जो नई रज्जू बनाएगा, इसको चालू करवाने के लिए क्या चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं, आइएगा। अब ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा भारी हो सकता है, तो कृपया करके कान, आंख, नाक, पैर, मुंह सब खोलकर ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली कान और आंखें। ये था बेटा जी हमारा पहला चरण। कौन सा बच्चे? अनजिपिंग हमने कर दी है, अनजिपिंग, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्या? दूसरा स्टेप। पहला था अनजिपिंग और दूसरा जो स्टेप है उसका नाम है मेरे भाई बहुलीकरण। बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण जो हम करने वाले हैं, बहुलीकरण का मीनिंग आपको शायद समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से इतने तो बड़े हो गए हैं आप लोग, हैं कि भैया एक आपने ले लिया क्या? ईंट। एक ईंट, क्या एक ईंट से दीवार खड़ी करते हैं? नहीं, ईंट के ऊपर 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 ईंट रखते जा रहे हो, ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखते जा रहे हो, तभी तो होएगा ना क्या? बहुलीकरण। ईंट एक इकाई, ऐसी कई सारी इकाइयों को जोड़ देते तब हम क्या बोलते हैं? बहुलीकरण हो रहा है। एक इकाई क्या कहलाती है? एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, ऐसे बहुत सारी इकाई को जब आप जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर बनता है ना। मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर। अब आप बोलेंगे ठीक है सर ये समझ में आता है, बहुलीकरण समझ में आता है। क्या है ये बहुलीकरण? सर ये दूसरा कट लगाया, कट लगाने के बाद हेलिकेज अंदर घुसा और सर खोल डाला, सर खोल दिया, सर खोल दिया, ऊपर चढ़ता जा रहा है, खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है। क्या खोलता जा रहा है? इस डीएनए की संरचना को। क्यों? क्योंकि क्या तोड़ता जा रहा है? हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है। सर हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है, ठीक है सर। अब आगे, अब ये हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, फाइनली हमारा इस तरीके से ये खुल गई थी। कौन? डीएनए की दोनों रज्जू। और ये दोनों रज्जू जो है, ये दोनों रज्जू जो है
ये वापस से ना जुड़ जाए सर, हमने SSB लगा दिया था जो उनको स्थिर कर देंगी, वापस जुड़ने से रोकेंगी। ठीक है, अब अगले चरण में ये हमारे 2 स्टेप थे किसके, अनजिपिंग के अंतर्गत हमारे सबसे पहले कट लगाया, फिर हेलिकेज ने खोल दिया। अब ये हाइड्रोजन बंध तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, फाइनली हमारा इस तरीके से ये खुल गई थी। कौन, डीएनए की दोनों रज्जू। और ये दोनों रज्जू जो हैं, ये दोनों रज्जू जो हैं, ये वापस से ना जुड़ जाए सर, हमने SSB लगा दिया था जो उनको स्थिर कर देंगी, वापस जुड़ने से रोकेंगी। ठीक है, अब अगले चरण में ये हमारे 2 स्टेप थे किसके, अनजिपिंग के अंतर्गत हमारे सबसे पहले कट लगाया, फिर हेलिकेज ने खोल दिया। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप जो है, दूसरा चरण जो है, उसका नाम है बहुलीकरण। इसमें क्या करते हैं, देखिए बेटा, इसमें हम तीसरे एंजाइम की मदद लेने वाले। तीसरा एंजाइम, एंजाइम की बात कर रहा हूं। एंजाइम कितने हुए अभी तक, 2 ही तो हुए। पहला टोपोआइसोमेरेज, दूसरा हेलिकेज। SSB तो प्रोटीन थे ना, SSB तो कुछ प्रोटीन थे, एंजाइम थोड़ा ना थे। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे एंजाइम की, तीसरे एंजाइम की। और जो तीसरा एंजाइम है मेरे भाई, इस स्टेप का पहला भाग एंजाइम जो हम यूज में लेने वाले हैं, उसका नाम है RNA प्राइमेज। हाँ बोलेंगे सर, पढ़ रहे हम DNA प्रतिकृति और आप शब्द ले रहे हो RNA प्राइमेज। सर कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो? DNA पढ़ रहे हैं, प्रतिकृति करा रहे हैं, DNA से DNA बना रहे हैं, RNA प्राइमेज ये क्यों? आइए बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। मुझे इस टेम्पलेट पर नई रज्जू बनानी है ना, और इस टेम्पलेट पर भी नई रज्जू बनानी है ना। ऐसे देखते, मुझे ये DNA के दोनों रज्जू थे, दोनों अलग अलग है। ठीक है, एकल रज्जू है। मुझे इन दोनों रज्जू पर नया DNA बनाना है। ये दोनों टेम्पलेट है। मैंने कहा जी वेल डन सर, समझ में आ रहा है, ये दोनों टेम्पलेट है, मुझे इन पर नया DNA बनाना है। और नया अगर मुझे DNA बनाना है, यानी नई रज्जू अगर मुझे बनानी स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट मतलब नई रज्जू अगर बनानी है तो मुझे चाहिए ये एंजाइम, क्योंकि नई रज्जू तो यही बनाता है, यही तो बनाता है नई रज्जू। मैंने यही तो बताया कि जो नई रज्जू बनाई जाएगी वो कौन बनाएगा, DNA पॉलीमरेज। लेकिन DNA पॉलीमरेज को चालू करने के लिए, ध्यान से सुनना, DNA पॉलीमरेज को चालू करने के लिए, यानी DNA पॉलीमरेज को नई रज्जू बनाने के लिए ना, पहले से ही एक छोटे से खंड की आवश्यकता होती है। पहले से ही एक छोटे से खंड की आवश्यकता रहेगी। पहले से ही एक छोटे से खंड की आवश्यकता रहेगी। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा खंड जो खुद कैसा होगा, एकल रज्जु की होगा। अब एकल रज्जु की कौन होता है, DNA होता है कि RNA होता है? सामान्य तौर पर जरा सोचना, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। DNA एकल रज्जु की होता है कि RNA एकल रज्जु की होता है? आप बोलेंगे सर RNA एकल रज्जु की होता है। ये तो DNA था, ये तो हमने खोला है। वैसे तो कैसा था, द्विरज्जु की था, 2 रज्जु से बना हुआ था। ये तो हमने खोला है तब एकल रज्जु की हो गया, वैसे तो द्विरज्जु की था। लेकिन हमें जब DNA पॉलीमरेज का उपयोग करना है, इसका ये जो DNA पॉलीमरेज है, इसको काम करना है, इसको बहुलीकरण करना है, इसको नई रज्जू अगर बनानी है, इसको नई रज्जू अगर बनानी है, ऐसे 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 बनती जा रही है, 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 तो चालू करने के लिए पहले से ही एक खंड होना चाहिए था। अब जरा सोचिए, वो खंड अगर द्विरज्जु की होता तो जुड़ पाता नहीं। कैसा होना चाहिए, एकल रज्जु की। अब ये एकल रज्जु की खंड किसका होएगा मेरे भाई, RNA का। ये खंड होएगा किसका, RNA का। आप बोलेंगे सर RNA लगाएंगे, मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलेंगे RNA लगाएंगे सर, मैं बोलूंगा हाँ मेरे भाई RNA लगा रहे हैं।
अब ये जो छोटा सा आरएनए हम लगाते हैं यहां पर, इस छोटे आरएनए को ध्यान से सुनना, ये छोटा सा जो आरएनए यहां पर लगता है इसका नाम होता है प्राइमर। क्या नाम होता है? प्राइमर। तो प्राइमर क्या था सर? प्राइमर छोटा सा आरएनए का खंड था। सर आपने लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि सर ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तभी काम कर पाएगा जब पहले से ही प्राइमर लगा पड़ा रहेगा। यानी प्राइमर चाहिए किसको? डीएनए पॉलीमरेज को। क्या करने के लिए? काम को चालू करने के लिए। तो डीएनए पॉलीमरेज कब काम करेगा? जब प्राइमर लगा होगा। तो बेटा जी अब हमें तो चाहिए आरएनए के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो क्या कहला रहे हैं? प्राइमर। क्योंकि ये तभी जब ये लगाओगे तभी ये काम करेगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज नई रज्जू बनाएगा। अब साहब ये प्राइमर कहां से लाओगे? ये आरएनए कहां से लाओगे? और सर अगर आरएनए लगाओगे तो फिर ये तो आरएनए डीएनए में लग जाएगा, क्या होएगा आगे? अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? आएगा ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा ना। पहली बार में तो कोई भी नहीं समझ पाता है, धीरे धीरे स्टेप वाइज होता है। हर चीज आसान तो होती नहीं है मेरे भाई, है ना। अगर हर चीज आसान हो जाती तो जिंदगी आसान हो जाती, कुछ टफ होता ही नहीं मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इजी होती है, कुछ टफ भी होती है। और अगर टफ है, आपको टफ लग रही है, इट मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इजी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो समझना, वापस से बोल रहा हूं मैं, कई बार दोहराता हूं, इसलिए दोहराता हूं ताकि वो चीज आपको समझ में आए। ठीक है। देखिए बेटा वापस से सुनना, देखो डीएनए के दोनों रज्जू को खोल दिया, ठीक है। अब जरा सोचिए, इन दोनों रज्जू को हमने क्या बोला? टेम्पलेट। मुझे इन दोनों रज्जू पर नई रज्जू बनानी है। कहा यस सर, बिल्कुल नई रज्जू बनानी है। नई रज्जू बनाने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल करता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज काम कब करता है? जब इसको मिल जाए इसका एक साथी। कौन? प्राइमर। कौन होता है प्राइमर? सर प्राइमर छोटा सा आरएनए का खंड होता है। चलो अब प्राइमर कहां से लाए? ये आरएनए कौन बनाएगा? आरएनए कहां से लाया जाएगा? तो ये जो एंजाइम जो था, जो इस चरण के अंतर्गत सबसे पहला एंजाइम जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज, ये एंजाइम निर्माण करता है किसका? प्राइमर का। सर वेल डन, समझ में आ गया, जबरदस्त, गजबवा। सर प्राइमर बना दिया किसने? आरएनए प्राइमेज ने। आरएनए प्राइमेज एक एंजाइम है, सोचिए एक एंजाइम है ये बंधु, ये एक एंजाइम है और एक ऐसा एंजाइम जो निर्माण कर रहा है किसका? सर प्राइमर का। किसका निर्माण कर रहा है? प्राइमर का। चलो जी, प्राइमर बन गया, ये आरएनए के छोटे छोटे खंड बन गए हैं, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया, अब क्या करें सर? सर इसने प्राइमर बना भी दिया और ये प्राइमर को जाकर लगा भी देगा, प्राइमर का निर्माण भी कर देगा और इस प्राइमर को लगा भी देगा। लेकिन सर लगाएगा कहां पर? अब आगे बढ़ने से पहले प्रभु इतनी सी बात सुन लो, इतनी सी मामूली सी बात सुनना। ये प्राइमर, ये जो आरएनए जो होते हैं, ये हमेशा, ये आरएनए के जो छोटे छोटे खंड जिनको हमने प्राइमर बोला है, ये हमेशा कहां लगाए जाते हैं बेटा? 5' से 3' की तरफ, 5' प्राइम से 3' प्राइम की ओर। हमेशा याद रखना, हमेशा 5' से 3' की ओर लगाए जाते हैं। यानी ये अगर प्राइमर है तो ये हमेशा कहां पर बनाया जाएगा? या इसको और सिंपल तरीके से सुनो, देखो आरएनए प्राइमेज निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा? सर प्राइमर का, ठीक है सर। इसको मैं ये शब्द हटा देता हूं, अगर ये कंफ्यूज कर रहा है, सर लगा भी देगा। देखो आरएनए प्राइमेज क्या कर रहा है? सर प्राइमर का निर्माण। सर प्राइमर क्या है? सर आरएनए के छोटे छोटे खंड है। इधर देखो, अब देखिए यहां पर ये एंजाइम आया, कौन? आरएनए प्राइमेज। यहां पर चलो सर आ गया, ये रहा आरएनए प्राइमेज। अब आरएनए प्राइमेज ने यहां पर ये आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बना दिया, ठीक है। और इस टुकड़े को हमने बोला है प्राइमर।
अब बताओ, अब समझ में आ गया, अब क्लियर है? क्या बोला कि सर ये जो आरएनए प्राइमेज था ये एक एंजाइम है सर, ये यहां पर आया और आकर इसने प्राइमर बना दिया। कहां बना दिया सर? यहां पर बना दिया। अब आप मुझे बताएं प्राइमर हमेशा कहां से कहां बनता है? 5 डैश से 3 डैश की तरफ बनता है, यानी ये क्या होगा 5 डैश और ये क्या होगा 3 डैश। तो बंधु सोच समझकर मुझे बताओ, अगर ये 5 डैश है प्राइमर का तो डीएनए की इस टेम्पलेट का, डीएनए की इस टेम्पलेट का, सोचो डीएनए की इस टेम्पलेट का ये कौन सा सिरा होगा सर? 3 डैश। अरे भैया सोचो सोचो, दिमाग लगाओ कि सर अगर आपको प्राइमर यहां पर जोड़ना है, इधर देखो सर, अगर आपको प्राइमर जोड़ना है, यहां पर प्राइमर बनाना है ना? क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब प्राइमर मिलेगा उसको। जब उसको क्या मिलेगा? प्राइमर मिलेगा, तभी काम करेगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। तो भैया प्राइमर क्या था? आरएनए का छोटा सा खंड। कौन बनाएगा सर? आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। कहां बनाता है? हमेशा 5 डैश से 3 डैश की ओर बनाता है, हमेशा 5 डैश से 3 डैश की ओर बनाता है। कौन बनाता है सर? ये आरएनए प्राइमेज। ये था मान लो आरएनए प्राइमेज। कौन है ये? आरएनए प्राइमेज, जिसने 5 डैश से 3 डैश की ओर बना दिया। तो प्रभु खुद सोचो ना, अगर ये 5 डैश है तो इसके विपरीत वाला क्या होगा? 3 डैश नहीं होगा। और अगर ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट थी, सोचो ये टेम्पलेट है, तो ये कौन थी सर? ये भी तो टेम्पलेट थी। मैं बोलूंगा हाँ भाई बात तो सही है, ये अगर टेम्पलेट है तो ये भी तो टेम्पलेट थी। दोनों रज्जु ही तो थी डीएनए की। आपने तो खोला था ना, इसको टेम्पलेट बोला, इसको टेम्पलेट बोला, खोला नहीं था क्या? आपने इस रज्जु पर प्राइमर लगा दिया, प्राइमर 5 से 3 डैश की तरफ बढ़ता है, तो इट मींस इस रज्जु का, इस टेम्पलेट का ये सिरा क्या होगा? 3 डैश। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा होगा? 5 डैश नहीं होगा। इतनी सी बात, सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सी, कि ये अगर 3 डैश है टेम्पलेट का तो इस टेम्पलेट का ये 5 डैश होगा, ये 3 डैश होगा तो ये आरएनए प्राइमर 5 डैश से 3 डैश की ओर गति कर रहा है। खत्म, इतनी सी बात। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बस। इसको जरा सोचना, दिमाग लगाना, क्या ये यहां तक की प्रक्रिया आपको पूरी समझ में आई है? बार बार दोहराइएगा, बार बार दोहराइएगा जो आज मैंने आपको चीज बताई है। ठीक है, अब बेटा जी मैं एक बार आपको बता देता हूं आज मैंने आपको प्रतिकृति की प्रक्रिया में क्या क्या बताया। सबसे पहले देखिए, प्रतिकृति की प्रक्रिया को अगर स्टेप वाइज भी याद ना रखो तो एक एक करके एक एक स्टेप मानकर चल लीजिए। सबसे पहले स्टेप जैसे अनजिपिंग, अनवाइंडिंग, या बोल दीजिए कि इसको हम अकुंडलन बोल देते हैं। सबसे पहले टोपोमेरेज एक एंजाइम आया जिसने एक निश्चित क्षेत्र पर कट लगाया। वो क्षेत्र क्या कहला रहा है? ओआरआई, जो यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एक होता है। ओआरआई प्रतिकृति की उत्पत्ति का केंद्र है, या प्रतिकृतियन उत्पत्ति केंद्र। ठीक है, अब कट लगाने के बाद जगह खाली हो गई, उस जगह के अंदर से कौन घुस गया? हेलिकेज, दूसरा एंजाइम। हेलिकेज क्या करता जा रहा है? हाइड्रोजन बंध को तोड़ता जा रहा है, जिससे दोनों रज्जु में जो कुंडलन था वो समाप्त हो जाएगा। दो रज्जु एक दूसरे से कुंडलित थी, अगर हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा तो खुल जाएंगी, सीधी हो गई है दोनों रज्जु। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसके बाद सर, अब इसके बाद हमें ये जो दोनों रज्जु हैं जिसको हमने टेम्पलेट बोला, जिसके ऊपर हमें नया डीएनए बनाना है, और नया डीएनए बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, क्योंकि नया डीएनए का रज्जु कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज चालू कब होएगा? जब उसे मिलेगा प्राइमर। प्राइमर क्या था सर? प्राइमर आरएनए के छोटे छोटे खंड है, आरएनए के छोटे छोटे खंड है। सर ए आरएनए यहां पर कौन बनाएगा इन टेम्पलेट के ऊपर? सर बनाएगा कौन? आरएनए प्राइमेज। और ये प्राइमर कहां से किस डायरेक्शन में बनते हैं? 5 डैश से 3 डैश की ओर। तो 5 डैश से अगर 3 डैश की ओर बनते हैं तो जिस टेम्पलेट पर बनेंगे उस टेम्पलेट का सिरा क्या होगा? 3 डैश। तभी तो आरएनए प्राइमर का क्या होएगा? 5 डैश। आइए बताएं, कितनी सी बात समझ में आई है? यहीं तक मैंने आपको बताया है, याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में सीधा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आता हुआ फर्स्ट,
डीएनए प्रतिकृति के दौरान रज्जू में कट लगाने का कार्य कौन करता है? कट 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 कौन लगाता है? जल्दी से मुझे बताएं। लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, पॉलीमरेज। हाइड्रोजन बंद नहीं पूछ रहा, रज्जू में कट लगाना है, स्ट्रैंड में। चलिए भैया, दूसरा प्रश्न, डीएनए प्रतिकृति के दौरान हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य कौन करता है? आओ आ गया आपका प्रश्न। हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ रहा था? लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, पॉलीमरेज। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था, डीएनए की प्रतिकृति के दौरान जो हमारे रज्जू थे उसमें कट कौन लगा रहा था? सीधा सीधा बताया था, टोपोआइसोमेरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? टोपोआइसोमेरेज। ठीक है। फिर उसके बाद टोपोआइसोमेरेज ने कट लगा दिया, अंदर कौन घुस गया? हेलिकेज। हेलिकेज ने क्या तोड़ दिया था? हाइड्रोजन बंध को तोड़ा था। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? हेलिकेज। फिर बोलूंगा, अब ये भी पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है, इसलिए आपने सही लगाया होगा। और इसी चीज को शर्त के साथ कह सकता हूं, आप में से कई ऐसे होंगे जो 4 से 5 महीने बाद इसी चीज को पढ़ेंगे ना, भूल गए होंगे कौन कट लगाया था और किसने हाइड्रोजन बंध तोड़ा था। हाँ जी, सच्ची कह रहा हूं, आजमा कर देख लेना। अभी तो आपने सही आंसर लगा दिया। इन्हीं प्रश्नों को आज से 4 से 5 महीने बाद कर देखिएगा, पता लग जाएगा, है ना। तो ये मत सोचना प्रश्न इजी है, इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं, है ना। चलिए बेटा जी, ये था आपका आज का सिंपल सा क्विज। और अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा कौन सा टॉपिक? प्रतिकृति की प्रक्रिया। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़कर आइएगा एक बार। ठीक है, ओके देन, टाटा।